हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मेंस लेक्चर सीरीज। आज हम लोग देखेंगे इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप के बारे में। पिछले एक महीने से काफी न्यूज में रहा है एंड एज आई टोल्ड यू, आप न्यूज़पेपर में जो भी समझते हैं उसको कैसे हमें मेंस में यूज करना है इस इंफॉर्मेशन को, तो हम उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ओके। एंड मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, कोई पीडीएफ कोई नोट्स आपके काम नहीं आएगा। जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में प्रोसेस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए मेंस इजी होगा। ऑलराइट। तो चलिए बिल्कुल एकदम वैसी ही बातें करेंगे जो न्यूज में हमारे पास पिछले एक महीने से आ रहा है न्यूज़पेपर में। ओके। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसके लिए आपको ये लगे कि मुझे कोई एक प्रॉपर बुक लेके इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना चाहिए। नहीं, मत पढ़ना। किसी टीचर की बातों में मत आना कि ये बुक ले लो वो ले लो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यार। ओके। एनीवे, चलिए शुरू करें। देखिए, पहला, जब भी हम फ्रांस की बात करते हैं सबसे पहला वर्ड हमारे दिमाग में आता है ट्रस्ट। बिल्कुल ट्रस्ट पे बिल्ड हुई ऐसी रिलेशनशिप है जो जिसमें कभी अप डाउन देखने को नहीं मिले। ओके। कोई भी सडन शिफ्ट या सरप्राइजेस नहीं आए। जैसे यूएसए की बात जब हम करते हैं या यूके की बात करते हैं, तो आजादी के बाद वो लोग काफी टाइम तक पाकिस्तान के साथ रहे थे। ओके, उसके सपोर्ट में रहे। जैसे सेंटो ट्रीटी भी की थी उन्होंने पाकिस्तान के साथ। ओके। यूएसए ने हम पे सैंक्शंस भी लगाए हुए हैं। अब हमारी रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छी हो रही है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट फ्रांस की जब बात आती है तो देयर इज वेरी गुड लेवल ऑफ ट्रस्ट। There is no sudden shift in relationship. Okay, no sudden shift. Next, since independence relationship बहुत ही पॉजिटिव रहा है। सिंस इंडिपेंडेंस, यही एक कंट्री है जिसके साथ रिलेशनशिप हमारे शुरू से बहुत अच्छे रहे। अगर आप रशिया की भी बात करें, दैट टाइम उस टाइम का यूएसएसआर, तो आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी की जब डेथ हुई थी उज्बेकिस्तान में ताशकेंट में। ओके, तो वहां पर रशिया पे एलिगेशन हैं उस चीज के, आई मीन यूएसएसआर पर। ओके। तो हर कंट्री के साथ रिलेशनशिप में अप डाउन आए हैं, बट फ्रांस के साथ आपको एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा जहां हम कह सकें कि रिलेशनशिप सीवियर हुई हो। ऑलराइट। तो रिलेशनशिप इज वेरी पॉजिटिव सिंस इंडिपेंडेंस। और सबसे पहला एग्जांपल हमें कहां पे देखने को मिला था? 1984 में, जब हमने बनाया था तारापुर न्यूक्लियर प्लांट। अगेन ये सब न्यूज में था पिछले एक महीने में, अलग अलग आर्टिकल्स में। ये सारे न्यूज से ही लिए हुए पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो 1984 में तारापुर न्यूक्लियर प्लांट में यूएसए ने कहा कि देखिए हमारे कुछ डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम आपको न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट। तो यूएसए इस प्लांट से कर गया था बैकआउट। तो फ्रांस ने उस वक्त पे हमें हेल्प किया था इसमें। ऑलराइट, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल दैट हाउ मच वी ट्रस्ट देम एंड हाउ मच दे ट्रस्ट देम। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूल की या न्यूक्लियर की जब भी बात आती है, तो व्हाट यू थिंक कि फ्रांस कैसे समझता है कि हमारी प्रॉब्लम क्यों है, क्यों हमें न्यूक्लियर वेपन जब हमने डेटोनेट किया 98 में, उसके बाद भी फ्रांस ने सैंक्शन नहीं फॉलो किए थे इंडिया पे। ओके, यूएस ने जो सैंक्शन लगाए थे उसको फॉलो करने से मना कर दिया था फ्रांस ने। क्यों? बिकॉज एक म्यूचुअल ट्रस्ट होने की वजह से वो ये समझता है कि इंडिया के पास दो होस्टाइल नेबर हैं, एक पाकिस्तान, एक चाइना। चाइना न्यूक्लियर कब बन गया था? 1964 में। ओके, वो न्यूक्लियर पावर बन चुका था। पाकिस्तान, 2 दिन पहले ही मैंने आपको एक न्यूज आर्टिकल में बताया था कि यूएसए के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने राजीव गांधी को पर्सनली कहा था, देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी हैज न्यूक्लियर वेपन। ओके, सो बी प्रैक्टिकल एंड थिंक अबाउट इट। ऑलराइट। तो फ्रांस इस बात को बहुत अच्छे से समझता था कि इंडिया के बाजू में दो होस्टाइल नेबर हैं, तो उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन की जरूरत है। ऑलराइट। इसी को हम कहते हैं कि एकदम इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी एकदम इंडिपेंडेंट है। फ्रांस की फॉरेन पॉलिसी यूएसए से इन्फ्लुएंस नहीं है कि यूएसए ने कहा चलिए सैंक्शन लगाइए सब लोग इंडिया पर, इसने न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया है। नहीं, नहीं फॉलो किया उसने सैंक्शन। ऑलराइट। नेक्स्ट, फिर अगर मैं स्पेस कॉर्पोरेशन की आपसे बात करूं, तो आज हमारा जो सबसे फेमस श्री हरिकोटा लॉन्च साइट है। मैं अभी आपको पास्ट की रिलेशनशिप बता रहा हूँ कि अभी हम प्रेजेंट पे नहीं आए, वो अभी आप आगे बात करेंगे। अभी मैं से आपको बता रहा हूँ कैसे रिलेशनशिप इवॉल्व हुई है ओवर द इयर्स। तो श्री हरिकोटा लॉन्च साइट में इसने हमें मदद किया था सेटअप करने में। दूसरा, इसने शेयर की थी हमारे साथ अपनी विकिंग रॉकेट टेक्नोलॉजी। राइट, ये सब इसने किया था 1970s में। तो जस्ट सी कि ट्रस्ट लेवल कैसे बिल्ड होता चला गया ईयर ईयर ऑन ईयर। फिर कोल्ड वॉर एरा हमें पता है कब तक चला? 1991 तक, जब तक यूएसएसआर डिसमेंटल नहीं हो गया। ओके। तो इस कोल्ड वॉर एरा में भी काफी रिलायबल पार्टनर्स
रहा है ये हमारा सबसे रिलायबल पार्टनर। यूएसए के साथ अप डाउन देख लिए हमने, सोवियत के साथ देख लिए, यूके भी इवन पाकिस्तान के साइड था 71 वॉर में, बट फ्रांस ने ऐसा कभी नहीं किया। ओके, थ्रू आउट द कोल्ड वॉर वो हमारे साथ रहा, एंड उसने इस बात को एग्री भी किया कि ठीक है, आप नॉन अलाइन फॉलो करना चाहते हैं आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड यूएसए का स्टैंड क्या हुआ करता था, इफ यू आर नॉट विद अस देन यू आर अगेंस्ट अस, राइट। तो उस टाइप का एटीट्यूड फ्रांस का नहीं था। क्लियर। आगे अब हम आते हैं 1998 में, यहां पे साइन की गई थी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और फ्रांस के बीच। अब देखिए, जब भी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, चाहे फ्रांस हो या किसी भी कंट्री के साथ हो, हमेशा याद रखिएगा कुछ ना कुछ एक बेसिक पिलर्स होते हैं जिसपे ये पार्टनरशिप टिकी होती है। तो जो पिलर्स मैं आपको यहां बता रहा हूं वो दूसरी कंट्री के साथ भी उतने ही इक्वली वैलिड होंगे, प्रोवाइडेड कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो। ये फ्रांस है, यूके है, यूएसए है, इजराइल है। ओके, डेमोक्रेटिक कंट्रीज अगर है तो ये पिलर्स बिल्कुल कॉमन रहेंगे, आप जो अभी याद करेंगे ये आपको आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पिलर हमारा क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट। जब भी हम किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं या दो कंट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करती हैं तो देयर शुड बी हाई लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। सेकेंड, देयर शुड बी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आप अभी लिखिए मत प्लीज, आप अपने दिमाग पे फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को सोचने में और उनको कनेक्ट करने में। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक स्पेस देना चाहिए अपना स्टैंड लेने के लिए। जैसे फ्रांस को प्रॉब्लम है रशिया के इन्वेजन से, ऑलराइट, लेकिन फिर भी वो इंडिया को इंसिस्ट नहीं कर रहा है कि आप भी क्रिटिसाइज कीजिए रशिया को, क्योंकि वो समझता है इंडिया की डिपेंडेंसी है रशिया पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेके। क्योंकि आज भले ही हम उनके साथ थोड़ा कम खरीद रहे हैं रशियन इक्विपमेंट, लेकिन हम कॉपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। हम उनके साथ हमने क्या बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है हमने उनके साथ, राइट। उसके अलावा भी हमारे पास जितने सबसे ज्यादा जो हमारी एयरफोर्स में जेट्स हैं दे आर ऑफ रशियन मेड, और वो वर्क करते हैं, उनका जो मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन होता है वो कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से होता है, वो भी रशियन मेड ही है, राइट। दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि चाइना को क्रिटिसाइज करे वर्ल्ड, चाइना को कंटेन करने में मदद करे, तो फ्रांस नहीं करता इसमें। वो कहता है देखिए चाइना के साथ हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा है, ओके, हम अपना इकोनॉमिक लॉस नहीं करवा सकते चाइना को क्रिटिसाइज करके। तो ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक दूसरे को। ठीक है, रशिया पे हमारा स्टैंड अलग है, उनका अलग है, चाइना पे हमारा स्टैंड अलग है, उनका अलग है। ठीक है, तो हम दोनों कंट्रीज इन दोनों इश्यूज को लेके या कोई भी इशू हो जिसपे हम एग्री नहीं करते, तो वी गिव ईच अदर स्ट्रेटेजिक स्पेस एंड वी फॉलो आवर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, दिस इज द सेकंड पिलर ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। थर्ड, कमिटमेंट टू इंटरनेशनल लॉस। कमिटमेंट टू इंटरनेशनल लॉस, जैसे यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन लॉज ऑन सी, ओके, जो बताता है कि आप किसी के अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकल रहे हो या टेरिटोरियल वाटर जा रहे हो तो यू मस्ट इन्फॉर्म देम, ओके, कि हमारे शिप या हमारे वेसल यहाँ से पास होंगे। लेकिन यूएसए कई बार इस चीज को फॉलो नहीं करता है, वो वो जनरली यूएन क्लॉज को ही सीरियसली ले लेता है, ऑलराइट। तो लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, फ्रांस के साथ पैसिफिक में वो भी है और कहीं ना कहीं हम भी है, एंड इट रियली रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉज। सो दिस इज थर्ड पिलर। फोर्थ, बिलीफ इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। जब से सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ था 91 में, तब से वर्ल्ड जो देख रहा है वो देख रहा है यूनिपोलैरिटी। ठीक है, डोमिनेंस बाय यूएसए, यूएसए एज द सोल सुपर पावर, राइट। अभी चाइना इमर्ज हुआ है पिछले एक आध डेकेड में, बट तब तक तो यूएसए, अभी भी यूएसए मिलिटरली तो अनचैलेंजेबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है उसे चैलेंज करना किसी के लिए। वो चाइना से भी 70 साल आगे है मिलिट्री पावर में, तो सिर्फ इकोनॉमी के टर्म में वो इतना एक्सपैंड हो गया। और क्या चाइना का जो भी गोल है ना वो पूरा सिर्फ पैसिफिक ओशन को लेकर ही है, तो वो उसकी जितनी स्ट्रांग नेवी है वो अकेले काफी है पैसिफिक ओशन के लिए। जबकि यूएसए क्या है, वो ग्लोबल पुलिसिंग करता है, उसने थिएटर बना रखे हैं, वेस्ट एशियन थिएटर, ओके, एशियन थिएटर, पैसिफिक थिएटर, वो सब जगह उसकी मिलिट्री बिखरी रहती है। चाइना के साथ ऐसा नहीं है, वो अपनी पूरी मिलिट्री पावर एक ही एरिया में कंसोलिडेट कर सकता है, राइट।
तो यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की जाती है कि किसी एक का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। तो हम भी ये बात करते हैं कि यूएसए का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। यूएसए का डोमिनेंस है, इसलिए उसने क्या किया हुआ है, ईरान के साथ सैंक्शन लगा रखे हैं। पाकिस्तान भी सफर कर रहा है, वो ट्रेड नहीं कर पा रहा उसके साथ ऑयल गैस में। इंडिया ने भी सफर किया, हम नहीं कर पा रहे। अब आप रशिया पे सैंक्शन लगा रहे हो, तो यूएसए फोर्स करता है यूरोप को कि आप ये ऑयल गैस परचेज करना कम कीजिए। बट यूरोप की जो इकोनॉमी है, स्पेशली जर्मनी, फ्रांस, ओके, ये सर्दियों में भी रशियन गैस पर ही डिपेंड करते हैं। इनके अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन जो प्लांट्स हैं वो रशियन गैस पर ही काम कर रहे हैं। अगर ये मल्टीपोलैरिटी नहीं होगी वर्ल्ड में और सिर्फ एक सपोज यूएस की यूनिपोलैरिटी है, तो दूसरी कंट्रीज का काम करना मुश्किल हो जाएगा। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया। इसीलिए हम लोग बात करते हैं देयर शुड बी मल्टीपोलैरिटी। ओके, किसी एक का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए वर्ल्ड ओवर में। लास्टली मैं आपको 5 पिलर बता रहा हूं जो आप किसी भी कंट्री के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात आएगी तो आप यही पिलर यूज कर सकते हैं। लास्ट इज शेयर्ड वैल्यूज। ठीक है, शेयर्ड वैल्यूज कौन सी वैल्यूज? डेमोक्रेसी, ठीक है, वो भी डेमोक्रेटिक है, हम भी डेमोक्रेटिक हैं। ओके, रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इनफैक्ट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट देन रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ। तो ये हो गए हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के कुछ पिलर्स। ओहो, ये हट गया। ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया था, हमने रिलेशनशिप का इवोल्यूशन। उसके बाद हमने देख लिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और उसके 5 पिलर्स। ठीक है, आप इनको दूसरे कंट्रीज के साथ भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हमने देख लिया था इवोल्यूशन, क्या क्या रिलेशनशिप में चेंज हुआ है ओवर द इयर्स, कैसे हमने इतना ट्रस्ट बिल्ड किया एक दूसरे पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने करंट इश्यूज पर जो भी चल रहा है। चलिए, तो इसको हम सेवरल हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक स्ट्रेटेजिक लेवल पर, सिक्योरिटी लेवल पर, साइंस टेक्नोलॉजी लेवल पर, क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो हमने डॉक्यूमेंट साइन किया है 25 ईयर्स का, होराइजन 247, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ऑलराइट, तो चलिए पहले स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात करें, कैसे डील कर रहे हैं दोनों देश। अब पेन पेपर साइड में रख दीजिए, जस्ट थिंक मोर। ओके, ज्यादा दिमाग सोचने पे ध्यान दीजिए। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया 1998 में हमने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया। ओके, यूएस लेड सैंक्शंस लगे इंडिया पर, बट फ्रांस ने उसको ज्वाइन नहीं किया। फ्रांस डिडंट सपोर्टेड द यूएस लेड सैंक्शन, क्योंकि वो समझता था कि इंडिया को न्यूक्लियर होना जरूरी है। यूएस लेड सैंक्शन। ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये सपोर्ट करता है इंडिया के कैंडिडेचर को इन यूएनएससी। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर हैं, इंडिया चाहता है कि हमें भी वीटो पावर मिले, तो फ्रांस सपोर्ट इंडिया कैंडिडेचर इन यूएनएससी एंड ऑल्सो इन G8। अब तो ये G7 हो गया क्योंकि रशिया को उससे निकाल दिया गया था 2013 में, जब उसने क्रिमियन पेनिनसुला एनेक्स किया था। राइट, इसके अलावा हम लोग की एक पार्टनरशिप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी पार्ट है, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग। अब ये क्यों होगा? क्योंकि आई हैव टोल्ड यू ना कि फ्रांस सिर्फ यहाँ पर मिलिट्री बेस नहीं बना रखे उसने पैसिफिक या इंडियन ओशन में, वो यहाँ की रेसिडेंशियल पावर है। उसके 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। फ्रेंच पोलिनेशिया देख लीजिए, न्यू कैलेडोनिया देख लीजिए, रीयूनियन आइलैंड देख लीजिए। ओके, वो रेसिडेंशियल पावर है यहाँ की, इसलिए। और ऑस्ट्रेलिया भी पैसिफिक का ही पार्ट है, इसलिए तीनों में एक ट्राइलेटरल डायलॉग बना हुआ है सिक्योरिटी को लेकर। ऑलराइट, एंड इसका गोल क्या है, या चलिए इस पर्टिकुलर डायलॉग का गोल नहीं, वैसे भी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप का पैसिफिक रीजन को लेकर गोल क्या है हमारा, दैट वी बोथ सपोर्ट फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव पैसिफिक ओशियन। अब यहाँ पे मैं इंक्लूसिव वर्ड को इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो चाइना कर रहा है ना, वो पूरे साउथ चाइना सी को अपना मानता है, वो एक्सक्लूसिव अप्रोच लेके चलता है, दिस एक्सक्लूसिवली बिलोंग्स टू अस। ओके, बट हमारा ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं इंक्लूसिव हो। जितने कंट्रीज हैं छोटी छोटी, चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो, ओके, मलेशिया, इंडोनेशिया, सबको, सबके लिए पैसिफिक ओशियन इक्वली एक्सेसिबल हो।
ऐसा नहीं है कि पूरा साउथ पैसिफिक ओशियन आपका हो गया, साउथ चाइना सी आपका हो गया। ऑलराइट, देन अब जो रिसेंटली हमने क्या किया है कि अभी तक हमारा रिलेशनशिप कैसा था, बायर सेलर का। ठीक है, हम उनसे सिर्फ डायरेक्ट परचेज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमने राफेल परचेज किया, राइट। उसके बाद राफेल कोई पहली डील नहीं है, इससे पहले हमने मिराज 2000 जो एयरफोर्स हमारी यूज करती है, ये भी हमने वहीं से परचेज किया था। ओके, इससे अब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स को प्रोडक्शन रिलेशनशिप। ओके, को प्रोड्यूस करना है हमें, कोलैबोरेट करना है। जैसे हम रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं ना दोनों मिलके, फिर उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को। तो हमें इस तरह का कोलैबोरेशन करना है आपके साथ, सिर्फ बायर रिलेशनशिप नहीं करनी है। वी शुड jointly design and produce new weapons, new technologies. Okay, so this is very important thing, right? क्योंकि बहुत ही कम कंट्रीज एग्री होती हैं कि हम बना रहे हैं, आपको खरीदना है खरीद लो, हम आपको कोई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे, हम आपके साथ को प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो एक तो रशिया इस मामले में काफी ठीक है कि वो हमारे साथ को प्रोडक्शन करता है। फ्रांस भी अब कर रहा है, और सबमरीन में भी हमने किया है, न्यूक्लियर सबमरीन में भी। ओके, यूएसए ने अभी एग्री कर दिया है कि हम आपके साथ वो इंजन जो तेजस के लिए आपको जेट इंजन चाहिए, ठीक है, तो वो जो आपकी प्राइवेट कंपनी के साथ डील हुई है उसको हम एग्री कर देंगे, बट अभी उनकी कांग्रेस ने एग्री नहीं किया उस पर। ठीक है, डिफेंस की अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी यूएसए की कोई डिफेंस डील करती है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट से। और तो यूएसए टेक्नोलॉजी शेयरिंग में ज्यादा है नहीं, मतलब वो करता नहीं है इतनी इजिली। ओके, सेम इज विद इसराइल, वो भी आपको को प्रोडक्शन बहुत रेयरली एग्री करता है वो आपके साथ। ठीक है, आपको पैगासस चाहिए जासूसी के लिए, मैं सिविलियंस की नहीं बात कर रहा हूँ, बट टेररिस्ट नेटवर्क्स के लिए भी हमें इस तरह के पैगासस की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो वो आप हमसे खरीद लीजिए। जॉइंट डेवलपमेंट में ये दोनों कंट्री ज्यादा बिलीव नहीं करती हैं, बट फ्रांस और रशिया के साथ इस चीज को लेके ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया की। ऑलराइट, फिर यहाँ पे हमने राफेल देख लिया, मिराज देख लिया, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, P-75। ठीक है, P-75 सबमरीन, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमने साथ में डेवलप की है, स्कॉर्पियन सबमरीन। ऑलराइट, लेकिन इसमें फिर एक कैच भी आएगा, हाँ, कि P-75I प्रोजेक्ट जो था उससे फ्रांस बाहर निकल गया है। कुछ टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेके इशू था, फिर स्पेन के साथ कर रहे हैं अब हम वो उस पर आएंगे बाद में चैलेंजेस में। ठीक है, तो ये तो हो गई चलो मोस्टली डिफेंस की बात। इसके अलावा क्या, इसके अलावा हम लोग टेररिज्म पे कॉपरेशन कर सकते हैं। ओके, टेररिज्म, इसको लेके ना एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है ऑन ऑन टेररिज्म इन यूएन। ठीक है, ये इंडिया ने ही स्पॉन्सर किया था सबसे पहले, लेकिन ये आज तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है यूएन में। ठीक है, और ना होने की वजह क्या है, ना होने की वजह ये है कि ये पूरा वर्ल्ड जो टेररिज्म से परेशान है, वो टेररिज्म की एक कॉमन डेफिनेशन तक नहीं बना पा रहा है, एक कॉमन डेफिनेशन पे एग्री तक नहीं कर पा रहे हैं सारे कंट्रीज। क्योंकि देखिए टेररिज्म की बात मतलब क्या है, हमारी नजर में टेररिज्म क्या है, जो पाकिस्तान हमारे इधर स्पॉन्सर करता है, टेररिस्ट अटैक कराता है, राइट। उधर ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इनकी नजर में क्या है, जो मिलिट्री अटैक यूएसए करता है इनके देशों में। जैसे हमने देखा था ईरान का एक कमांडर था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, मिलिट्री कमांडर, उसको यूएस के ड्रोन ने बॉम्बिंग में मार गिराया था। ऑलराइट, तो उनकी नजर में तो वो टेररिज्म का ही एक्ट है, राइट। उसके अलावा भी जैसे अभी कहाँ पे चल रहा है कूप, नाइजीरिया में चल रहा है, वहां पे फ्रांस, यूएसए और दूसरी कंट्रीज की आर्मी तैनात रहती है इस्लामिस्ट लोगों से लड़ने के लिए। और अभी जब वहां पे कूप हुआ है तो उनके लोग खुश हैं, और रशिया का उसमें एंगल है। ठीक है, तो वहां के लोग खुश हैं, उन्होंने रशिया का फ्लैग भी रेज किया, उन्होंने फ्रांस को गालियां भी दी कि नहीं नहीं हमें चाहिए ही नहीं, तुम लोग की जरूरत ही नहीं है हमारे देश में। ठीक है, तो उनकी नजर में वो टेररिज्म का ही पार्ट है जो आप उनके देश में जबरदस्ती करते हो, इन द नेम ऑफ कि हम तो पीस स्टैब्लिश करने आए हैं आपके यहाँ। ठीक है, तो आज तक वर्ल्ड इस टेररिज्म की एक कॉमन डेफिनेशन पर एग्री नहीं कर पाया है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन टेररिज्म ऐसे ही करके कुछ नाम है उसका, जब वो आज तक एग्री नहीं हुआ तो हमने उसको पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाई। एनीवे, इसके अलावा और कहाँ कॉपरेशन कर सकते हैं हम लोग कॉपरेशन कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी में, बिकॉज इट इज अबाउट फ्यूचर ऑफ ऑल, राइट। प्लैनेट की जब हम बात करते हैं तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ ही बढ़ना है ना, तो हम लोग हाइड्रोजन एनर्जी पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी तरह की होती है, लाइक ग्रे हाइड्रोजन होती है। ठीक है, उसके अलावा ब्लैक हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको शॉर्ट में, 5-6 मिनट का। ठीक है, अलग अलग तरह की, क्योंकि हमारी नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी भी लाए ना हम लोग,
तो उसमें ये सब है, तो वो सेपरेटली करा दूंगा मैं आपको। इसके बाद बायोइथेनॉल में हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल सभी देश इसी तरह बढ़ रहे हैं ना कि पेट्रोल और इसके साथ ब्लेंडिंग की जाए, ताकि सबका इंपोर्ट बिल कम हो सके और पॉल्यूशन, खासकर पॉल्यूशन कम हो सके इस ब्लेंडिंग के थ्रू। ओके, तो ब्राजील सबसे ज्यादा करता है, आई थिंक मोर देन 20% करता है वो, और 20 भी शायद कम बोल रहा हूँ, शायद 40 है। ओके, फिर क्लाइमेट चेंज पे हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज में एक सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास क्या निकल के आता है, आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारे गुड़गांव में, ग्राम हो गया अब तो, गुरुग्राम। और देन इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी में हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इंडो पैसिफिक रीजन में रेसिडेंशियल पावर है और हम लोग भी यहीं पर हैं, तो ब्लू इकोनॉमी में हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। राइट, ब्लू इकोनॉमी आप लोग समझते हैं ना, ओशियन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज, दैट इज ब्लू इकोनॉमी। और तो ये सब बातें हो गई स्ट्रैटेजिक की, ठीक है। जब स्ट्रैटेजिक की बात आएगी तो आपको इतने पॉइंट्स लिखने हैं। कहाँ गई हेडिंग, ये रही, ठीक है। ये बात हो गई है स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे। चलिए, अगर आपको चाहिए तो आप पॉज करके ऊपर के पॉइंट सब लिख सकते हैं, अगर आपने समझने पे ध्यान दिया है तो। और चलिए, तो सिक्योरिटी में सबसे पहले आपको जब भी किसी कंट्री के साथ सिक्योरिटी टाइप के रिलेशनशिप की बात करनी हो, तो सबसे पहले देखिए उसके साथ हम कौन कौन से ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रांस के साथ सबसे पहले तो हम लोग करते हैं वरुण। अब वरुण देवता आपको पता है, पानी के देवता ना, समुद्र के देवता, तो वरुण यानी नेवी, नेवल एक्सरसाइज है ये। उसी के अलावा, उसी के साथ साथ हम लोग करते हैं गरुण। अब गरुण तो आप लोग समझ ही सकते हो, एयरफोर्स की एक्सरसाइज होगी, राइट। देन देयर वी हैव शक्ति, शक्ति फॉर आर्मी एक्सरसाइज, राइट। तो आप ये एक्सरसाइज मेंशन कर सकते हो डिफेंस को, सिक्योरिटी की जब बात आती है। दूसरा, इनके काफी सारे नेवल बेस हैं फ्रांस के, ठीक है, जैसे रीयूनियन आइलैंड है नीचे इंडियन ओशन में, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंच पॉलिनेशिया है पैसिफिक में, ये सब नाम मैं बता ही चुका हूँ। इसके अलावा एक और है न्यू कैलेडोनिया, ओके। तो ये सब नेवल बेस हैं, और इनके साथ हमने एग्रीमेंट भी किया हुआ है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये याद रखिएगा, लेमोआ, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारी जो मिलिट्री बेस है वो ये लोग यूज कर सकते हैं, जैसे उनकी सबमरीन है तो वो डॉक कर सकती है हमारे यहाँ, ठीक है। लोग रेस्ट कर सकते हैं, फ्यूल ले सकते हैं यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो लेमोया एग्रीमेंट है, ये स्टार्ट हुआ था 2016 में यूएसए के साथ सबसे पहले, ऑलराइट। इसके अलावा हमने फिर सारे कॉड मेंबर्स के साथ कर लिया, यानी कि जो बाकी के जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, ठीक है। इसके अलावा हमने ये सिंगापुर के साथ भी कर रखा है, ओके। एंड वन मोर कंट्री वाज देयर, आई कांट रिकॉल दैट, वन मोर कंट्री वाज देयर, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ भी हमने लेमो एग्रीमेंट कर रखा है, ओके। तो ये एक दूसरे को जब आप अपने मिलिट्री मिलिट्री बेस का एक्सेस देते हो ना, दैट शोज द लेवल ऑफ ट्रस्ट जो आप लोगों में है, ओके। नेक्स्ट, अगर हम बात करें 2017 से लेकर 21 तक की, तो इस बीच में फ्रांस इज द सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री सप्लायर टू इंडिया, ऑलराइट। एंड यू कैन, आप समझ सकते हो ना, ड्यू टू राफेल मोस्टली, ऑलराइट। तो ये बात हो गई है सिक्योरिटी की। अब देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या कोऑपरेट कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस लेक्चर को पूरा होलिस्टिक बना रहा हूँ, शुरुआत से लेके पूरा आज तक का जितना है सब कुछ। इसके आगे जब नई नई न्यूज़ आएंगी करंट अफेयर में, न्यूज़पेपर में, तो मैं आपको वो अपने लेक्चर डिस्कशन में बताता रहता हूँ डेली, तो उसको आप ऐड करते चलिएगा अपने न्यूज़ में, इसी में, ठीक है। प्लीज़ उन पर रिलाय मत कीजिएगा कि हम बाद में विजन की 365 उठा के पढ़ लेंगे, नहीं होगी यार। और फिर आप प्रीलिम्स के बाद हार्डली आपको 80-90 डेज मिलते हैं, आप चीज़ें रिवाइज करोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, या उसके बाद न्यू मैगजीन लेके पढ़ते रहोगे। वो प्रीलिम्स के बाद आती है, उसको अगर आप पढ़ने जाओगे अपने 40-50 दिन वहीं खराब कर लोगे, एंड उसके बाद भी चांसेस बहुत कम होते हैं कि वहां से पढ़ा हुआ आपको उतना याद रह जाए, क्योंकि आप किसी और का रेट लिखा हुआ, किसी और की लैंग्वेज पढ़ रहे हो, वो आपके दिमाग में उतना स्टिक नहीं करती है। अगर आप अभी से खुद से मेहनत करते चलोगे तो ज्यादा आसान होगा। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, वो मैं आपको चलो लेक्चर के बाद में बात करेंगे मुझमें, अभी पहले इसी पे बात करते हैं। चलिए, स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले स्पेस सेक्टर में मैंने ऊपर आपको बताया था कि उन्होंने हमें लॉन्च स्टेशन सेटअप करने में भी हेल्प की थी, और विकिंग रॉकेट टेक्नोलॉजी भी सेटअप उसमें हेल्प किया था,
शेयर की थी, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने एक जॉइंट विजन पब्लिश किया है फॉर स्पेस कॉपरेशन इन 2018, ठीक है, कि कैसे हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हम लोग दोनों मिलके वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बना रहे हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट। ओके, कहाँ पे बना रहे हैं? जैतापुर, महाराष्ट्र में। हालांकि इसे हम चैलेंजेस में भी देखेंगे कि ये हमने डिसाइड तो किया था, लेकिन इस पे आज तक कोई ज्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं है। ऑलराइट। देन हमने अभी पब्लिश किया है होराइजन 47 2047, ठीक है, जिसमें हमने बात की है दैट वी विल कोलैबोरेट ऑन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज लाइक क्वांटम टेक्नोलॉजी, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। इस सब पे हम काम करेंगे। फिर हम लोगों ने साथ में ही एक सैटेलाइट प्रिपेयर कर रहे हैं, जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, या ईओएस लिख लीजिए सिर्फ, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विद नेम तृष्णा, कि मैंने आपको अपना इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन में भी मेंशन किया था। ओके, ये सैटेलाइट यूज होगी मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए। और आप इन ऐसी न्यूज को ना लाइटली मत लीजिए, वो आपको सीधे सीधे तृष्णा पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो पहली बात तो जॉइंट एफर्ट है इंडिया फ्रांस का। सेकेंड पॉइंट इज इट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एंड थर्ड पॉइंट इज विल बी यूज फॉर मैरीटाइम सर्विलेंस। ओके, तो जब उसको प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाना होगा यूपीएससी को, तो वो छोटी छोटी न्यूज से भी बना देगा। तो इतना लाइटली मत लेना इन चीजों को, ठीक है। उसके अलावा फ्रांस ने हमें हेल्प किया था एनएसजी से एग्जेम्पशन के लिए, ठीक है, क्योंकि जब हम न्यूक्लियर हो गए थे उसके बाद न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के तो हम पार्ट है नहीं, ठीक है। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह शेयर करने के लिए आपको उसका मेंबर बनना पड़ता है। लेकिन हम बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एनएसजी में आई थिंक 54 समथिंग मेंबर्स हैं, और वहां पर अगर कोई नया मेंबर आना है तो वो सिर्फ कंसेंसस से ही आ सकता है, यानी कि बाकी जो सारे मेंबर हैं वो एग्री करें। एंड चाइना यहाँ पे हमेशा ब्लॉक कर देता है इंडिया की एंट्री, ठीक है, ताकि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो हम एनएसजी के मेंबर नहीं है, और एनएसजी अलाउ नहीं करता कि नॉन मेंबर्स को आप न्यूक्लियर फ्यूल्स भी दे सकें। तो वहां से इंडिया को एग्जेम्पशन मिला है कि नहीं, इंडिया को दे देंगे, बाकी को नहीं देंगे, ठीक है। तो इसमें यूएसए के साथ साथ फ्रांस का भी बहुत बड़ा रोल है, एंड ये सपोर्ट करता है दैट इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ एनएसजी। तो चाइना पे प्रेशर बनाने की कोशिश सभी करते हैं, बट वो झुकता नहीं है इतनी आसानी से। ऑलराइट, उसके अलावा मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। ओके, सो दैट्स अबाउट दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, ट्रेड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम है यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया कि फ्रांस चाइना को क्यों क्रिटिसाइज नहीं करता, ड्यू टू देयर ट्रेड रिलेशन, बहुत ज्यादा ट्रेड होता है इन दोनों में। लेकिन इंडिया की जब बात आती है तो हमारा आपस में बायलेटरल ट्रेड सिर्फ 12.5 बिलियन डॉलर है, बहुत कम है। हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, फ्रांस इज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। उसके बाद भी आप ट्रेड का लेवल देखिए, जस्ट 2.5 12.5 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि इसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या एफर्ट डाल रहे हैं। तो हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं इंडिया ईयू एफटीए, ठीक है। ऐसी चीजों को फिर कनेक्ट करके पढ़िए आप, वहां सब याद रहेगा आपको। सिर्फ आपको फिर प्रैक्टिस करनी है अपने आंसर को स्ट्रक्चर करने के लिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बस और कुछ नहीं करना है फिर। और अगर वर्ल्ड हमारी ट्रेड का शेयर भी देखें, तो वर्ल्ड ट्रेड में सिर्फ 1.41% शेयर ट्रेड हम दोनों के बीच का है, जस्ट 1.41%, बहुत कम है ना। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सेवंथ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है फ्रांस हमारा, एफडीआई जब आती है, ठीक है, सेवंथ लार्जेस्ट इन्वेस्टर। मतलब इंडिया की एफडीआई का हार्डली 2%, सिर्फ इंडिया में आने वाली एफडीआई का हार्डली 2% फ्रांस से आ रहा है, जबकि इट इज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है अभी, कि आप इसको इंक्रीज कीजिए। ओके, इसको बढ़ाने की ये सारा ये जो बता रहा हूँ ना मैं, ट्रेड वगैरह, ये डिफेंस डील को एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग डिफेंस डील्स। क्योंकि देखिए डिफेंस डील तो इतनी बड़ी होती है कि वो एक या दो ही डील ही आपको बहुत ज्यादा बिलियन ऑफ डॉलर का दिखा देती है ना। तो ये मैं आपको एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो ठीक है आप वंस इन अ वाइल करते हो, बट उसके अलावा जो ट्रेड हो रहा है वो बहुत पुअर है हमारा, ठीक है। तो मैंने आपको 4 हेडिंग में बता दिया है ये सब, ठीक है। एक तो हमने ट्रेड को लेकर देख ली एक हेडिंग, ठीक है। दूसरी हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर देख ली थी।
अब इसी को आप चाहे तो अलग अलग हेडिंग में और बाइफरकेट कर दीजिए, बट मैं उतना ज्यादा आपको एनकरेज करूंगा नहीं कि अब आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है ये सब, इंडियन सोलर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह, ठीक है। तो या न्यूक्लियर कॉपरेशन, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप अलग अलग हेडिंग डालिए कि हम लोग एनवायरमेंट में क्या कॉपरेट कर रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी में क्या कॉपरेट कर रहे हैं, चाइना एंगल में क्या कर रहे हैं। जब वो चीजें सिक्योरिटी में डाली जा सकती है चाइना एंगल, तो उसको वहीं रख दीजिए, ठीक है। तो ज्यादा, हद से ज्यादा हेडिंग डालना भी ठीक नहीं है, एटलीस्ट आई डोंट सपोर्ट दैट। राइट। नहीं तो पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे वो बच्चे लिखते हैं ना पेज भरने के लिए सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हेडिंग सब हेडिंग, तो उस टाइप का फिर वो प्रेजेंटेशन दिखता है आपका। ठीक है, आप 4 हेडिंग डालिए, काफी है आपके लिए, उतने में अपना काम हो जाएगा। चलिए अब आ जाए चैलेंजेस पे। अब अगर आपने ऊपर का सब समझ लिया है ना, तो चैलेंजेस समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट आप खुद आपके दिमाग में आएगा कि चैलेंजेस क्या है। फर्स्ट, मैंने आपको जैतापुर प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया कि यार साइन तो हमने कर लिया कि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन स्टॉल पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, फ्यूचर प्रोग्रेस। फर्स्ट, या आप कह सकते हो कि डिले, डिले इन इम्प्लीमेंटेशन। और तो पहला चैलेंज तो ये है कि हम जो प्रोमिस कर रहे हैं एक दूसरे से, जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उस पे हम रिजल्ट भी तो शो करें। और दूसरा, देर इज डाइवर्जेंस इन फॉरेन पॉलिसी, डाइवर्जेंस इन फॉरेन पॉलिसी पूरा डिटेल में समझा चुका हूँ ना, हम रशिया को क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि चाइना के अगेंस्ट ये स्टैंड ले, लेकिन वो नहीं लेता है क्योंकि उसका भी कंपल्शन है ना, ट्रेड। ऑलराइट, तो देर इज डाइवर्जेंस इन फॉरेन पॉलिसी। बट मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये डाइवर्जेंस बुरा नहीं है, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए इतनी कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली कर सकें बिना हमारे इंटरेस्ट को हार्म किए। ऑलराइट, ऐसा तो नहीं कर रहा ना फ्रांस की, मेरा ट्रेड चाइना के साथ हो रहा है तो मैं आपके साथ ट्रेड नहीं कर सकता, वो कर रहा है आपके साथ भी। वो तो हमारी कमजोरी है कि हम ऐसा कुछ नहीं बना पा रहे हैं जो फ्रांस अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर सके। चाइना बना रहा है तो फ्रांस इंपोर्ट कर रहा है। ऑलराइट, सो डाइवर्जेंस है फॉरेन पॉलिसी में, बट वो अच्छी चीज है, कोई ऐसा बुरी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक तरह का चैलेंज ही है तो हमने उसको चैलेंज में लिखा है। नेक्स्ट, इंडिया ईयू एफटीए नेगोशिएशन आज से नहीं, बहुत साल से चल रहे हैं, आई थिंक मोर देन 16 मीटिंग्स हो चुकी हैं। ऑलराइट, लेकिन इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो इस पे जो प्रोग्रेस है वो काफी स्लो है। ऑलराइट, और ये ट्रेड का जो हमारा ट्रेड है बहुत ही पुअर, उसको बढ़ाने के लिए एफटीए होना जरूरी है। ऑलराइट, फिर इसी से अगला पॉइंट निकल के आ जाता है कि ट्रेड जो है आपका वो बहुत लो है, या लिखिए इसको बायलेटरल ट्रेड, दैट इज वेरी लो। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर इशू है, तो उसमें आप कोट करेंगे प्रोजेक्ट 75I को कि हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन से फ्रांस ने एग्री नहीं किया एंड वो इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया। ओके, तो ये अच्छी बात नहीं थी, इतनी अच्छी पार्टनरशिप होने के बाद छोटी सी बात पे अगर नहीं कर पाओ तो ठीक नहीं। नेक्स्ट, अब देखिए मैंने आपको बताया चाइना को नाराज नहीं करना चाहता फ्रांस, तो अब एक बात बताइए कि क्वाड कोलिशन क्यों बना है, चाइना को कंटेन करने के लिए बना है ना, तो फ्रांस उसमें इंटरेस्ट लेगा, नहीं लेता है, वो कहता है नहीं मैं नहीं आ सकता क्वाड में और ना मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूँ। सो देयर इज नो एंथुसियाज्म इन ज्वाइनिंग और सपोर्टिंग क्वाड बाय फ्रांस, ठीक है, वो नहीं कर सकता। जबकि वो हम क्यों चाहते हैं कि वो क्वाड में आए, क्योंकि वो खुद भी पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, रेसिडेंशियल पावर है वहां की। बट उसका कहना है कि मेरी इकोनॉमी चाइना पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है, मेरा ट्रेड चाइना के साथ बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए मैं क्वाड का पार्ट तो कभी नहीं बनना चाहता। ठीक है, और क्वाड को प्रोजेक्ट चाइना तो इसी नजर से देखता है कि ये सिर्फ मुझे कंटेन करने के लिए बना हुआ है। ऑलराइट, देन ओके, अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर कॉपरेशन क्या हो सकता है। पहले मैं आपको ना थोड़ा सा होराइजन के बारे में बता देता हूँ, कभी एक बार इस पे अलग से क्वेश्चन आ गया तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए। होराइजन 247, तो पहली बात तो कि ये साइन हुआ था अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे एज अ चीफ गेस्ट फॉर पैसिल परेड, पैसिल परेड। ओके, तो ये 3 पिलर्स पे डिपेंड है, पहला है सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। अब मैं इनको यहाँ बार बार इलेबरेट नहीं करूंगा, सेम थिंग, सॉवरेनिटी का मतलब वही आ जाता है ना कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या हमारा जो भी अप्रोच है वर्ल्ड को लेके, वो किसी और कंट्री से इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, तो हम दोनों का जो भी अप्रोच होगा रशिया को लेके, चाइना को लेके, या वर्ल्ड ओवर के किसी भी अफेयर को लेके, वो इंडिपेंडेंट होगा, सॉवरेन होगा। ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा किसी का। राइट, सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात ऑलरेडी ऊपर कर चुका हूं मैं, यहाँ पे आपको सिर्फ रफली बता रहा हूँ
ठीक है। उसके अलावा अगर ग्लोबल लेवल पे हम एनवायरनमेंट की बात करें, इन्होंने प्लैनेट वर्ड यूज किया, इसलिए मैं प्लैनेट पे ही बात कर रहा हूँ। इन्होंने इन 3 पे बेस्ड है इनकी पार्टनरशिप। तो प्लैनेट पे हम लोग दोनों कोशिश कर रहे हैं कि पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोका जा सके वर्ल्ड का टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर, तो उसके लिए दोनों एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम लोगों ने एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो पहले था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक के बीच ही कंट्रीज पार्ट बन सकती हैं, बट बाद में हमने इसको किया कि अब कोई भी बन सकता है, जो भी यूएन मेंबर है वो बन सकता है। ठीक है। इसी में आप कोट कर देंगे प्रधानमंत्री का एक और स्लोगन है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है। तो इस पे इसको आप कोट करेंगे। दूसरा, हम अलग अलग तरह के फंड बना रहे हैं साथ में, ताकि ग्लोबल एनवायरनमेंट को बेटर टैकल किया जा सके। पीपल की बात आ जाती है, तो पीपल में आप लोगों ने कोई टारगेट सेट किए कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए फ्रांस की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके साथ फिर आप एक और पॉइंट डाल सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे साथ में काम करेंगे। ठीक है। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, और ऐसी पॉपुलेशन जो लो वेजेस में भी काम करने को तैयार है। सिर्फ हम लोग जो लैग कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्किल्स। ऑलराइट। मैंने आपको बहुत पॉइंट्स दिए हैं। आप ऊपर जो फॉर्मेट मैंने रखा था 4 पॉइंट्स बनाने का, अगर आप ज्यादा भी बनाना चाहें बना सकते हैं। पीपल टू पीपल में आप सब डाल सकते हैं, एजुकेशन डाल सकते हैं, स्किल डाल सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बात की, एक डिजिटल कनेक्टिविटी की। ठीक है। क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे, जब हमने क्या किया था, हमने कहा है कि यूपीआई एंड रुपे कार्ड, ठीक है, ये बहुत जल्दी फ्रांस में एक्सेप्ट होगा। ठीक है। तो ये मोर देन सफिशियंट है आपका इसको आंसर करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, वहां की एक कंपनी है सैफ्रॉन, सैफ्रॉन एंड डीआरडीओ, इन दोनों ने सेम एग्रीमेंट साइन किया जैसा हमने यूएसए के साथ किया, वैसे ही कि हम लोग ज्वाइंटली डेवलप करेंगे जेट इंजन। ऑलराइट। तो ये एक और पॉइंट है आपका। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर कॉपरेशन। अब फ्यूचर में हम और क्या कॉपरेशन कर सकते हैं, या जो कॉपरेशन हो रहा है अभी उसको और किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। सेम पॉइंट्स ही आएंगे, सिर्फ आप अलग अलग तरीके से सोच सकें, इसलिए मैं इसको एक और हेडिंग के अंडर में करा रहा हूँ। ठीक है। तो हमें ये जो कॉपरेशन है एंड को प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसको हमें और ज्यादा इंक्रीज करना है, इसको और ज्यादा बेहतर बनाना है। ठीक है। तो जैसे अभी न्यू एग्रीमेंट हमने इंजन को लेके साइन किया, ठीक है, अब भले ही P75I कैंसिल हो गया हो, बट हम लोग फिर भी अदर सबमरीन या अदर चीजों में कॉपरेट कर सकते हैं साथ में। एंड कोशिश करनी चाहिए कि इस बार हमने राफेल खरीदा है, लेकिन अगली बार हम लोग साथ मिलकर बनाए फाइटर जेट्स। राइट। देन हम लोग नया इम्पिटस देने की जरूरत है आईएसए को। ठीक है। ताकि जो टारगेट रखा गया है वर्ल्ड के सामने, आपने सुना होगा 1000 बाय 1000 बाय 1000, ओके, क्योंकि गोल सेट किया गया है कि 1000 गीगावाट सोलर पावर जनरेट करनी है थ्रू आउट द ग्लोब। राइट। देन इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। ठीक है। ये आपको न्यूज में जनरली IONS के नाम से देखने को मिलेगा। ओके। उसी तरह से है इंडियन ओशियन कमीशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंडियन ओशियन कमीशन। उसके बाद IORA, इसकी तो हमने काफी बात की, इंडियन ओशियन रीजन एसोसिएशन। ठीक है। तो इसमें अगर फ्रांस मेंबर बनता है, ठीक है, तो ये बहुत, इट विल ओपन मोर एवेन्यूज फॉर कॉपरेशन। ऑलराइट। नेक्स्ट, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है एक दूसरे के साथ ट्रेड को बूस्ट करने की। ठीक है। पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अभी बहुत कम कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है। और ये पोटेंशियल ज्यादा जब बढ़ेगा जब हम लोग साथ में को प्रोडक्शन करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे न्यू टेक्नोलॉजीज पे, एजुकेशन में एक दूसरे के साथ ज्यादा मिक्स होंगे, स्किल डेवलपमेंट पे साथ में वर्क करेंगे, तब जाके ओवरऑल ये ट्रेड को बूस्ट कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। तो उसी में आप एक और हेडिंग डाल सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहिए साथ में। ठीक है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है आजकल वर्ल्ड के लिए। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, फिर डिजिटल कनेक्टिविटी, तो ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। ठीक है। यूपीआई और रुपए को लेकर है अभी, कल को हम इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट। बस इतना ही बताना था मुझे आपको, ये फ्यूचर कॉपरेशन। कभी अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखना हो तो बाकी क्वेश्चन की जो डिमांड हो उसको एड्रेस कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस जो पढ़ा है बस वही लिखने चल दिए। ऑलराइट। हॉराइजन पे हमने जान लिया। ठीक है। चैलेंजेस देख लिए हमने। इसके अलावा ट्रेड, साइंस एंड टैक, सिक्योरिटी, चैलेंज, स्ट्रेटेजी, यहाँ पर हमने बात की थी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के पिलर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसमें गड़बड़ मत करना। या आज एक बार याद रख लोगे तो आप सारी कंट्रीज के साथ इसको कर पाओगे। ये है इवोल्यूशन।
ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको क्या बताने वाला था, देखिए आपने सुना होगा कि हमारा एंशियंट टाइम में किताबें तो हुआ करती नहीं थी, लिखा जाता नहीं था, टीचर से ओरल एजुकेशन ही दिया जा सकता था, है ना। श्रुति आपने सुना होगा कि गुरु के पास बैठ के बस सुनना। तो जितना मैंने सुना है, मतलब जिन गुरु से मैंने जाना है, उनका कहना था कि जब ये पढ़ाया जाता था उस टाइम तो बच्चों को सब याद कराना होता था। तो वहाँ पैटर्न कुछ इस तरह के चलता था कि जैसे आज आपने कुछ पढ़ाया, ठीक है, आज आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, आज डे वन आपने कुछ पढ़ लिया सपोज, ठीक है। फिर इसके बाद ये लोग क्या करते थे कि नेक्स्ट अगले दिन ही डे टू में ही उसको रिवीजन करवाते थे। देन उसके बाद डे सेवन पर उस चीज को दोबारा रिवाइज किया जाता था जो डे वन पे पढ़ाया। देन उसके बाद डे 21 को इनका थर्ड रिवीजन होता था। ये मेंशन है ऋग्वेद में कि इस तरीके से बच्चों को उस टाइम पे पढ़ाया जाता था। ऑलराइट, मैंने तो पढ़ा नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं जितना मैंने जाना है, जिन लोगों ने ये वेद वगैरह पढ़े हैं, किस तरीके से पढ़ाया जाता था। तो अगर आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करके रखेंगे, ठीक है, जैसे अगर आज आपने लिख लिया कि मैंने डे वन पे इंडिया फ्रांस के रिलेशनशिप पढ़े थे, कल सुबह उठ के उसको, अब अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, कीवर्ड्स आप हाईलाइट करेंगे, डे टू पे आप उसको फर्स्ट रिवीजन दे लीजिए अपना, फिर उसके आगे लिख दीजिए 7 दिन बाद की डेट कि मुझे इस डेट को इंडो फ्रांस रिलेशनशिप को अपना सेकंड रिवीजन देना है। और उसके बाद लिख दीजिए आप थर्ड 21 डे, जो भी आएगा कैलेंडर में देख के, उस दिन आपको अपना थर्ड रिवीजन करना है। और ये आपको सब टॉपिक के साथ करना है। अगर सपोज आज आपने लक्ष्मीकांत में पॉलिटी के सपोज कोई 2 चैप्टर पढ़े, ठीक है, आपने हाईलाइट किया होगा, आपने सब किया होगा, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आज पढ़ लिया, अब मैं एग्जाम टाइम पे या बीच में एक बार रिवाइज कर लूंगा फिर एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर लूंगा, नहीं होगा। क्योंकि आप जब इसको 2 महीने बाद पढ़ोगे या 3 महीने बाद पढ़ोगे ना, तो ये आपको वैसा ही फील कराएगा कि आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, उतना ही टाइम कंज्यूम करेगा। और एग्जाम टाइम पे भी अगर रिवीजन करने जाओगे तो भी उतना ही टाइम लेगा, और उस वक्त इतना टाइम आपके पास होगा नहीं। फिर 90% लोग सोचने लगते हैं यार इस बार मैं तैयार नहीं हूँ, अगले साल अटेम्प्ट दूंगा। ओके, वो गलती ना हो, इसलिए अगर आज आपने लक्ष्मीकांत के कोई 2 चैप्टर पढ़े, तो प्लीज उसको इंश्योर कीजिए कि आप कल मॉर्निंग में पहले इसको रिवाइज करेंगे। नया पढ़ने से पहले आज जो पढ़ा है उसको एक रिवीजन देंगे, क्विक रिवीजन, ऐसा नहीं लाइन बाय लाइन, एकदम क्विक वाला। अगर आपने आप ये भी पढ़ रहे हैं ना, तो प्लीज अपने एक ब्लैंक पेज लीजिए A4 साइज का, उसमें वो कीवर्ड्स लिखिए जो आपको याद करने हैं, ठीक है। वो नहीं जो बहुत अच्छे से समझ में आ गए उसको मत लिखिए, वरना तो पूरी नोट्स ही बना दोगे आप, ठीक है। कीवर्ड्स लिखिए, डे टू उसको रिवाइज कीजिए, फिर उसके उसी चैप्टर के ऊपर लिख दीजिए कि 7th डे पे कौन सी तारीख है, उस दिन मुझे दोबारा ये रिवाइज करना है। अपने फोन में रिमाइंडर सेट कर लीजिए, इस तारीख को आपके ये रिवीजन के टॉपिक्स हैं। उसके बाद आप उसी में डे 21 जो डेट हो अपने फोन में रिमाइंडर सेट कर लीजिए कि उस दिन मुझे ये 2 चैप्टर वापस रिवाइज करने हैं। आप इस तरीके से कर लीजिए, 1 साल अगर आप ठीक से डिसिप्लिन फॉलो कर लेंगे ना, देखिए मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर यूपीएससी में जो आप पढ़ते हो वो इंटरेस्टिंग है, सब कुछ टफ नहीं है पढ़ना। दिस इज नॉट टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन। सिर्फ एक चीज जो लैक करते हैं 99% बच्चे, वो है डिसिप्लिन। क्योंकि वो इस तरह के टेबल बनाते तो हैं, टाइम टेबल स्टिक नहीं कर पाते हैं। एंड यूपीएससी की सक्सेस में अगर सिर्फ एक कोई की है, दैट की इज रिवीजन। एंड वो रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया फिर रैंडमली कभी 2 महीने बाद उठा के पढ़ लिया, फिर 2 महीने बाद पढ़ लिया, वो उतना टाइम खाएंगे। और आप देखेंगे कल आप जब रिवीजन करेंगे डे टू में, अगर आज आपको यहाँ पे 1 घंटे लगे 2 चैप्टर में, कल आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, डे 7 में और कम लगेगा। यू विल जस्ट गो थ्रू लाइक जैसे ये स्कैन स्कैन करते करते जाओगे आप, यस ये पॉइंट मुझे याद है, ये मुझे पता है, ये पता है। इस तरीके से आपका रिवीजन बिल्कुल अगले 10-15 मिनट में आपके पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाया करेंगे। सो ये से मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि अगर आप पुराने जमाने में इस तरीके से पढ़ा जाता था। बट ऑफ कोर्स आई आई एग्री कि सिलेबस इतना वास्ट होता है कि इस तरह का डिसिप्लिन फॉलो करना आसान नहीं है। बट कोशिश कीजिए कि कर सकें। 1 साल थोड़ा डिसिप्लिन में रहिए, जब तक टारगेट अचीव ना हो मत सोइए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यार मेरा तो फिक्स टाइम है कि मुझे इतने बजे सो जाना है। हर दिन की शुरुआत में रिवीजन से किया कीजिए। आज जो पढ़ा है उसको कल सुबह पहले एटलीस्ट 2 आवर आपको रिवीजन को देने चाहिए। आज जो पढ़ा है अगर आप 12 घंटे पढ़े हो, तो उसके आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, अपने कीवर्ड्स बनाए, तो अगले दिन 2 घंटे सुबह उठ के पहले रिवाइज कर लो। उसके बाद न्यूज़पेपर को ओपन करो, ठीक है। न्यूज़ एनालिसिस सुनो, उसके साथ देख लो क्या क्या करना है। अगर वो टॉपिक हम पहले कर चुके हैं मेन सीरीज में, तो उसमें एडिशन कर लो अगर कुछ नया है, ठीक है। इसके बाद जाके आप अपना स्लॉट शुरू कीजिए कि आपका जो भी टारगेट है, ठीक है। एंड 3-3 आवर के स्लॉट में पढ़ा करो, या ज्यादा से ज्यादा 2.5 आवर, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर आप 2.5 से 3 आवर के 3 स्लॉट में पढ़ लिया ना आपने,
बस काफ़ी है आपके दिन की प्रोडक्टिविटी के लिए। सुबह 2 घंटे आपको रिवीजन करना है, उसके बाद अपना न्यूज़पेपर देखना है, फिर ढाई ढाई घंटे के 3 स्लॉट करने हैं। ओके, इस तरीके का शेड्यूल आप फॉलो कीजिए एंड आई होप, आई रियली विश कि आप सब बहुत अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम में। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू लाइक इट।